स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली सीरिया में जो भी कुछ हुआ है आप देख ही रहे होंगे। बशर अल असद को हटा दिया गया है और यहाँ पर जो रेबल ग्रुप्स हैं उन्होंने पूरे सीरिया को कैप्चर कर लिया है। देखिए इसके कई सारे इंप्लीकेशंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है इस समय जो कि है, क्या ईरान अब न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ और तेजी से आगे बढ़ेगा और क्या ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा बनेगा? क्योंकि कई सारे आर्टिकल्स, कई सारे न्यूज़ आएंगे, आप देख सकते हो, जैसे कि ये एज सीरिया कोलैप्सेस विल ईरान गो फॉर द न्यूक्लियर बॉम्ब। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों ईरान के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने अक्सर एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में सुना होगा। तो एक जो पावर सेंटर है ईरान का, जो सपोर्टर था, वो हट गया है और बहुत बड़ा एक प्रकार से ईरान के लिए झटका है और उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि इस समय स्टडी IQ पर विंटर कार्निवल चल रहा है, जिसके माध्यम से कोई भी बैच अगर आप लेते हो स्टडी IQ पर, उसमें आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं टिल 13 दिसंबर। और स्पेशली आज से ही हमारा जो SIP का बैच है 2025 का, वो स्टार्ट हो रहा है। या फिर अगर आप फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और लिंक कमेंट्स में दिए हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए जैसा कि आपको पता ही होगा, सीरिया के अंदर रिसेंटली हुआ क्या, 2 हफ्ते के अंदर अंदर, मतलब ये जो सीरिया का नदन पार्ट आप देखोगे और यहाँ पर जो शहर है एलेपो, सीरिया का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी था, 2 हफ्ते पहले ही यहाँ पर जो रेबल्स हैं उन्होंने इसको कैप्चर किया और उसके बाद ये दमेस्कस पहुंच गए। और इसी की वजह से जो पूरा सीरिया है, आप समझिए, वो रेबल्स के अंडर में आ गया है। और जो असाद फैमिली का रूल था सीरिया में पिछले 5 दशकों से, वो अब जाकर एंड हुआ है। और देखिए ये कोई शायद विश्वास भी नहीं कर सकता था, पिछले 50 साल से असाद फैमिली इसको रूल कर रही थी और 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये कैसे हो गया, क्योंकि ये भी आपको जानना जरूरी है। क्योंकि जो पूरा ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था, इसको लेड किया गया था बाय इस्लामिस्ट कोalition, जिसका नाम है HTS, हयात तहरीर अल शाम, और इसको सपोर्ट मिल रहा था सीरियन नेशनल आर्मी से। और पीछे तो आप सब जानते ही होंगे जो टर्की है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो यहाँ पर 2 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा जो रूल है वो असद फैमिली का खत्म हो गया है। और इस समय आप जानते ही होंगे जो रशिया है, मॉस्को, वहां पर बशर अल असद पहुंच गए हैं और जो रेबल लीडर्स हैं उन्होंने अपना पावर कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज अहमद अल शारा, और इसको पॉपुलरली बुलाया जाता है भाई अबू मोहम्मद अल गुलानी के नाम से। आप देख सकते हो ये पिक्चर में, और ये पिक्चर भी काफ़ी मायने रखती है क्योंकि यहाँ पर जो रेबल लीडर्स हैं वो जब दमेस्कस पहुंचे और वहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाने वाला यहाँ पर जो मॉस्क है, मस्जिद है, जिसका नाम है उमैयाद, यहाँ पर जाकर आप देख सकते हो ये जो रेबल लीडर है वो सबको एड्रेस कर रहा है और ये HTS का ही एक तरह से लीड कर रहा था। पिछले बताया जाता है 6 महीने से पूरी प्लानिंग चल रही थी और फाइनली उसने वो इस चीज को अचीव कर लिया। और देखिए इस एड्रेस में ये क्या बोल रहा था, हाउ मेनी पीपल वेर डिस्प्लेस्ड अक्रॉस दी वर्ल्ड। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि बहुत सारे जो सीरियंस हैं जो सीरिया में रहते थे वो डिस्प्लेस हो गए, दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर रहने लग गए। फिर इसके अलावा यहाँ पर बहुत से जो लोग थे सीरियंस, वो बशर अल असद के रूल से खुश नहीं थे, तो कहीं ना कहीं उनकी यहाँ पर विक्ट्री हुई है। एंड अ न्यू हिस्ट्री माय ब्रदर्स इज बीइंग रिटन इन द एंटायर रीजन आफ्टर दिस ग्रेट विक्ट्री, ऐसा उसका कहना था। खैर अगर हम इस पूरे ड्रामेटिक कोलैप्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको, जैसा कि मैं बता रहा था, कि ये कोई अचानक से नहीं हुआ। पिछले 6 महीने से इसकी प्रॉपर प्लानिंग चल रही थी और इसको हेड किया जा रहा था, जैसा कि आप जानते हैं, हयात तहरीर अल शाम के द्वारा, HTS के द्वारा। और यहां पर जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए जानना जरूरी है वो ये है कि ये जो रेबल ग्रुप्स है ना, उन्होंने कहीं ना कहीं बशर अल असद की जो कमजोरी है उसको पकड़ने की कोशिश की। क्योंकि आप देखिए अगर आपके घर में ही कमजोरी रहेगी तो बाहर वाला तो इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा, और यही हुआ। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जो बशर अल असद की पूरी यहाँ पर आर्मी थी, जो सीरियन आर्मी थी, उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा था पिछले कई वर्षों से, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट था। तो जब करप्शन होगा तो आप अपनी मिलिट्री को कैसे स्ट्रांग कर पाओगे? तो बशर अल असद की जो मिलिट्री थी वो स्ट्रांग हो ही नहीं पा रही थी और उसका कहीं ना कहीं फायदा उठाने की कोशिश की। बताया जाता है कि उस मिलिट्री के पास टैंक्स को चलाने के पैसे नहीं थे, यहां पर जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें फ्यूल डलवाना पड़ता है उसके पैसे नहीं थे। तो इस पूरे माहौल में आपको क्या लगता है कि बशर अल असद
इतने बड़े तादाद में जो रेबल हैं उनसे फाइट कर पाते, नहीं कर पाते। इनफैक्ट यहाँ पर कई सारे रीजंस हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया, कई सालों का जो करप्शन है, वेजेस नहीं मिल रहा था मिलिट्री जो आर्मी पर्सनल होते हैं, तो वो क्यों काम करेंगे, जो पूरा इक्विपमेंट था वो बहुत पुराना था। तो एक बड़ा रीजन था यहाँ पर कमजोरी का। फिर दूसरा यहाँ पर एक और चीज आपको समझना है, वो है हिजबुल्लाह। अब क्या होता था कि जब भी यहाँ पर रेबल्स जो हैं वो बशर अल असद से फाइट करने की कोशिश करते थे, तो हिजबुल्लाह जो है लेबनान से रेबल्स के ऊपर मिसाइल्स दागना स्टार्ट कर देता था। तो हिजबुल्लाह काफ़ी रहता था, लेकिन रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा जो हिजबुल्लाह है वो इजराइल के साथ काफ़ी ज़्यादा एंगेज हो गया था। और हिजबुल्लाह में आपको पता है इनके जितने भी लीडर्स हैं अभी रिसेंटली मारे गए हैं। तो ये एक दूसरा बड़ा कारण बताया जा रहा है। तीसरा यहाँ पर एक और ये है कि काफ़ी समय से रशिया बशर अल असद को सपोर्ट कर रहा था। जब भी यहाँ पर फाइटर जेट्स वगैरह की आवश्यकता होती थी, रशिया वो प्रोवाइड करा देता था। लेकिन अभी रशिया भी आपको पता है यूक्रेन के साथ इन्वॉल्व है, तो वो भी पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो रेबल्स ने जिस प्रकार से प्लानिंग की और जिस प्रकार से वो तेजी से आगे बढ़े, तो वो अपने आप में जो है बताया जाता है कि काफ़ी एग्रेशन आपको देखने को मिल रहा था। तो ये कुछ 3-4 रीजंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पर बताया जाता है कि जो पूरा सीरिया है वो कोलैप्स कर गया है। खैर, क्वेश्चन ये है कि अब इसका इम्प्लीकेशंस क्या होगा, मतलब इस पूरे रीजन के अंदर क्या आपको डायनामिक्स देखने को मिल रहे हैं। देखिए, एक सबसे पहला है ईरान का लॉस, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू। क्योंकि अगर आप इस मैप में ध्यान से देखिए, ईरान के कई सारे यहाँ पर पावर सेंटर्स हैं, जैसे कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जब हम बोलते हैं, तो इसके अंदर से फॉर एग्जाम्पल इराक हो गया। इराक में ईरान ने क्या किया था, यहाँ पर पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट बना रखा था, जो कि ईरान को सपोर्ट करता रहता था। मतलब एक प्रकार से आप समझिए पैरामिलिट्री शियाइट ईरान बैक्ड फोर्सेस थे ये। अगर हम गाजा में बात करें तो हमास हो गया, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ग्रुप हो गया, ये सब ईरान ने एक तरह से प्लॉट किए हुए थे। इसके अलावा लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह मैंने आपको बताया, सेम उसी प्रकार से सीरिया के अंदर यहाँ पर जो बशर अल असद है वो पूरी तरह से ईरान के साथ थे। तो ईरान के लिए यहाँ पर एक बड़ा गैप क्रिएट हो गया है, क्योंकि हमेशा से सीरिया का सपोर्ट मिलता रहता था, लेकिन अब ईरान को वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो एक तो ये सबसे बड़ा लॉस है, दैट इज फॉर ईरान। दूसरा, रशिया के लिए भी नो डाउट ये एक बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि यहाँ पर अगेन मैं आपको बता दूं कि रशिया ने अपने कई जो नेवल बेस होता है, जो एयर बेस होता है, उसको सेटअप कर रखा था। यहाँ पर अगर आप देखोगे मेडिटेरेनियन एरिया में, ये जो सी है, यहाँ पर जो आपका नेवल बेस सेटअप किया हुआ था रशिया ने। सीरिया के अंदर यहाँ पर एयर बेस को सेटअप किया हुआ था। वो कहीं ना कहीं रशिया भी जो अपनी पावर है वहाँ से लूज कर देगा। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा विनर है वो है आपका टर्की। टर्की ने काफ़ी कुछ हासिल किया है इसकी वजह से, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो सीरिया में हुआ है उसको पूरी तरह से बैकिंग मिल रही थी टर्की से। रेबल्स को जो है बैकिंग किया जा रहा था। अब इससे टर्की को क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने अक्सर कुर्दिश सेपरेटिस्ट मूवमेंट के बारे में सुना होगा, क्योंकि कुर्दिश सेपरेटिस्ट मूवमेंट वो एक्चुअली सीरिया हो गया, कुछ पार्ट इराक का हो गया, कुछ पार्ट ईरान का हो गया और टर्की का हो गया। ये अपना एरिया अपने अंडर में लेना चाहते हैं, जो कुर्दिश फोर्स जो मूवमेंट है। तो यहाँ पर टर्की में ये लोग क्या करते थे, अक्सर जाते थे यहाँ पर और फाइट करके, ब्लास्ट करके और एक तरह से वापस आने की कोशिश करते थे। तो टर्की ने काफ़ी कोशिश की है कि जो बॉर्डर है उसको सिक्योर किया जाए, लेकिन अब क्योंकि रेबल्स ने कैप्चर कर लिया है सीरिया, तो इसकी वजह से यहाँ पर हो सकता है कि टर्की इसका फ़ायदा उठाएगा और जो पूरा मूवमेंट है कुर्दिश सेपरेटिस्ट का, वो एक तरह से कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ये एक चीज़ है। अब क्वेश्चन ये है कि ईरान को ये जो बड़ा लॉस हुआ है, इसके बाद क्या, अब ईरान क्या करेगा। देखो, डेफिनेटली यहाँ पर ईरान जो है अपना इन्फ्लुएंस और टेरिटरी बचाने की कोशिश करेगा। तो इसकी वजह से अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ईरान के पास जो आखिरी रास्ता बचा है वो है न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का। रिसेंटली मैं आपको बता दूं, यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके अंदर यहाँ पर उन्होंने कहा था कि ईरान के पास इस समय सफिशिएंट फिसाइल मटेरियल है, मतलब जो एनरिच्ड यूरेनियम होता है वो अच्छी खासा मात्रा में है, जिसकी वजह से ये कई सारे न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं जब चाहें। तो एक तो ये खबर लीक किया गया। इसके अलावा यहाँ पर जो हेड हैं ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के राफेल मैरियानो ग्रोसी, उनके द्वारा भी ये वार्निंग दी गई थी कि ईरान का जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो काफ़ी बड़े स्तर पर पहुंच गया है। सो ईरान स्टैंड्स पॉइज्ड टू क्वाइट ड्रामेटिकली इंक्रीज इट्स स्टॉक पाइल, मतलब जो न्यूक्लियर वेपन्स एक तरह से बनाने की प्रक्रिया है वो ईरान काफ़ी तेज़ी से अब बढ़ा सकता है। और जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए हैं कि अगर यहाँ पर ईरान
तेजी से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ाया और न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लिया। सो यू नेवर नो, कल के डेट में अगर इजराइल कोई मिसाइल फायर कर दे, ईरान के पास कोई रास्ता ना बचे तो वो यहाँ पर जो है न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दे, तो कभी भी ये वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन बन सकती है। तो काफ़ी चिंताजनक है, लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन है कि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, इसका मिडिल ईस्ट के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस होगा। देखो, एक तो जो सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है कि रीजन में पूरा आर्म्स रेस हो जाएगा, मतलब कि आर्म्स के लिए होड़ मच जाएगी। अलग अलग देश यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल्स, इस तरह के जो आर्म्स हैं उसको अपने अंडर में लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर डेवलपमेंट करता है तो क्या आपको लगता है सऊदी अरब पीछे रहेगा? नहीं, सऊदी अरब भी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो एक तो ये बड़ा कॉन्सिक्वेंस है। फिर दूसरा है एनर्जी को लेकर, और देखो ये भारत के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। पूरा मिडिल ईस्ट से काफ़ी सारा जो ऑयल वगैरह प्रोड्यूस होता है, सप्लाई होता है दुनिया भर में, तो अगर वहाँ पर डिसरप्शन होता है तो पूरा ऑयल मार्केट डिसरप्ट हो जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, जो कि भारत के लिए अच्छा नहीं है। और फाइनली यहाँ पर यही है कि क्या जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से ये मामला सुलझ पाएगा कि नहीं, क्योंकि जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो ग्लोबल जो पावर्स हैं, चाहे अमेरिका, रशिया, जितने भी, उनको कहीं ना कहीं चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ऑलरेडी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ रखा है, क्या वो इस चीज़ को सुलझा पाएंगे, ये भी तो समय बताएगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा जो भी कुछ हुआ है वो ईरान के लिए क्या चीज़ें हैं, मैंने आपको बताया। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं जो मैस्क्रेट ट्रीटी है, इट इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF या जो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।